तो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप 2022 एंड 2023 के लिए बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फुल टेस्ट पेपर्स को बाय कर सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे। इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। 599 में आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो आप ये हमारा जनरल अवेयरनेस का जो कंप्लीट पीडीएफ एनुअल प्लान है इसको भी बाय कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल 199 रुपीज़ पे करके आप इस कोर्स को ले सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इसमें रहती है और आप इसको वेब से भी पढ़ सकते हैं, यानी कि लैपटॉप वगैरह से भी आप इसको लॉगिन करके मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की आज के इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ। सिरिमनोत्सवम इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सिरिमनोत्सवम किस राज्य में मनाए जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है? ऑप्शंस आपके सामने, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। विंटरजी इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच सिटी? विंटरजी इंडिया 2023 सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, चेन्नई। आपको जानना चाहिए विंटरजी इंडिया, तो इसका जो 5th एडिशन है ये 2023 में चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एंड पीडीए वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ जानना चाहिए कि अगर हम सभी स्टेट्स की बात करें तो किस स्टेट में जो है लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी है? तो सही आंसर आपका तमिलनाडु होगा, उसके बाद गुजरात है। तो सबसे ज़्यादा विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी तमिलनाडु में है। The 14th World Spice Congress will be held from February 16 to 18, 2023 in which state? 14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 फरवरी से 18 फरवरी 2023 तक किस राज्य में होगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। तो आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC इसका जो 14th एडिशन है ये 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच 2023 में CIDCO एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में होगा। आपको बता दें जो फर्स्ट वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई थी ये 1990 में हुई थी। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस को ऑर्गेनाइज करता है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, इसका थीम रहने वाला है विजन 2030 स्पाइसेस, यानी कि सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। आपको यहाँ स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहिए कि भारत में जो स्पाइसेस हैं, जो इंडियन स्पाइसेस हैं, तो उनके रेगुलेटरी के रूप में या फिर उनको एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है ये स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर्स कोची, केरल में है। हु वॉज अवॉर्डेड द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI मेडल फॉर 2019? 2019 के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, प्रकाश पादुकोण। आप सभी जानते हैं प्रकाश पादुकोण का नाम बैडमिंटन लेजेंड रह चुके हैं, फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं बैडमिंटन के। तो इनको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI मेडल दिया गया है 2019 के लिए। तो एक सेरेमनी हुई है कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में, तो वहाँ पर इनको ये सम्मान दिया गया है। कोविड के कारण ये जो सेरेमनी है ये ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही थी। आपको जानना चाहिए इस मेडल को इंस्टीट्यूट किया गया था 2018 में और विजय अमृतराज इसके फर्स्ट विनर रहे। प्रकाश पादुकोण के बारे में आपको जानना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में यहाँ से पूछ लेते हैं। 1980 में वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बने और इसी साल ये फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाश पादुकोण ने किस वर्ष
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी? आपको जानना चाहिए 1972 1972 में अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया। 1982 1982 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये वन ऑफ द को फाउंडर्स हैं ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के। ये जो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट है ये एक फाउंडेशन है जो कि पूरी तरह से भारत में ओलंपिक स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए डेडिकेटेड है। नेम द इंडियन pediatrician who died recently and known for developing oral rehydration therapy to treat diarrheal diseases। उन भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ का नाम बताइए जिनकी हाल ही मृत्यु हो गई और डायरिया संबंधी रोगों के इलाज के लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के उपयोग को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, दिलीप महालनबिस। तो देखिए काफ़ी जाने माने पेडियाट्रिशियन रहे डॉक्टर दिलीप महालनबिस। तो ये किस लिए जाने जाते थे? ये जाने जाते थे जो डायरियल हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए। और किसके द्वारा? ओरल रिहाइड्रेशन थ्योरी। इसको यूज़ करके किस तरह से आप डायरिया को ट्रीट कर सकते हैं वो इन्होंने कंसेप्ट दिया था। साथ ही इन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जिसे आप ORS बोलते हैं इसको डेवलप किया। तो इनका हाल ही में कोलकाता में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए कि जब लिबरेशन वॉर चल रहा था बांग्लादेश में 1971 में, तब ये काफ़ी सुर्खियों में आए क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कई हज़ारों जानें यहाँ पर बचाई इस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को यूज़ करके। क्योंकि कोलेरा जो है आउटब्रेक हो गया था तो उस वक्त इस ORS को काफ़ी यूज़ किया गया रिफ्यूजी कैंप में। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी आप सभी जानते हैं एक सॉल्यूशन है जिससे कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट या फिर ट्रीट किया जाता है। विच फिल्म हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय द इंडियन चैप्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय अध्याय द्वारा किस फिल्म को अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पाथेर पंचाली। तो देखिए सत्यजीत रे की एक बंगाली फिल्म रही 1955 में आई थी ये पाथेर पंचाली। तो इसको बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बताया गया है किसके द्वारा? इंडियन चैप्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा। आपको जानना चाहिए कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय इनका एक बंगाली नॉवल रहा, उसका नाम पाथेर पंचाली था। तो इसी नाम पर ही मूवी बनी पाथेर पंचाली। तो इसको जो है अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म बताया जाता है भारत में। बंगाली में है ये। अच्छा, साथ ही आपको जानना चाहिए कि पाथेर पंचाली ने तीन बंगाली फिल्म ड्रामा इन्होंने डायरेक्ट किए थे। तो उसको बोलते हैं रेस, यानी सत्यजीत रे रेस अपूर ट्रायलॉजी उसको बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन सी मूवी है? एक तो पाथेर पंचाली, एक है अपराजितो और तीसरी है अपूर संसार, अपूर्स वर्ल्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस अपूर ट्रायलॉजी। तो ये तो नोवेल ही है इसमें। इन दो नोवेल पर बेस्ड हैं तीनों मूवीज। एक तो ये वाला पाथेर पंचाली नोवेल और दूसरा अपराजितो। तो इन दोनों नोवेल पर बेस्ड ये तीनों फिल्में, इनको बोलते हैं रेस अपूर ट्रायलॉजी। अच्छा, तो आप टॉप 10 फिल्म भी देख सकते हैं। लास्ट में शोले भी है इसमें 10वें नंबर पर। Who won the United States Grand Prix 2022? यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री 2022 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मैक्स वर्स्टैपन। तो देखिए मैक्स वर्स्टैपन ने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री 2022 जीत लिया है। जापानीज ग्रां प्री भी हाल ही में इन्होंने जीता था। आप सभी जानते हैं बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि डच फ्लैग के तहत फॉर्मूला 1 में पार्टिसिपेट करते हैं रेड बुल के लिए। विच कंट्री विल होस्ट 2029 एशियन विंटर गेम्स? 2029 के एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सऊदी अरब। तो आपको जानना चाहिए 2029 में एशियन विंटर गेम्स जो होंगे ये 9th एडिशन रहने वाला है, 9वां संस्करण रहने वाला है एशियन विंटर गेम्स का। और इसको सऊदी अरब के जो नियोम जो सिटी बन रही है वहाँ पर ट्रोजेना में हेल्ड होगा। ये ट्रोजेना जो सिटी है नियोम सऊदी अरब में, यहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। आपको जानना चाहिए कि ट्रोजेना को होस्ट सिटी इलेक्ट किया गया। हाल ही में इनकी एक जनरल असेंबली हुई फ्नोम पेन कंबोडिया में, तो यहाँ पर इसका नाम डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, इसी के साथ सऊदी अरबिया के साथ कई सारे फर्स्ट जुड़ गए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट टाइम जो है सऊदी अरब एशियन विंटर गेम्स को होस्ट करेगी। साथ ही
पहली बार अरेबियन पेनिनसुला में विंटर गेम्स होस्ट होंगे। अच्छा, साथ ही पहली बार किसी अरबिक स्पीकिंग कंट्री इन गेम्स को होस्ट करेगा। तो कई सारे फर्स्ट यहाँ पर जुड़ गए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए इसके बारे में जो ये नियोम है। तो देखिए, नियोम प्रोजेक्ट, यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने जुलाई के महीने में इसका अनावरण किया था। इस नियोम को हम द लाइन भी बोलते हैं। द लाइन यानी कि टू पैरेलल जो है स्काई स्क्रैपर यानी कि दो गगनचुम्बी इमारतें यहाँ पर बनाई जाएंगी, पैरेलल होंगी वो, और 170 किलोमीटर तक जो है उनकी मतलब जो सीमा है वो रहने वाली है। तो काफ़ी काफ़ी कॉस्टली सिटी ये बनने वाली है। कई तरह के इसमें फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होंगी। इसको बोला जाता है नियोम या फिर द लाइन। वेयर एज द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटेड इंडिया सेकेंड राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पुरी। तो देखिए, पुरी उड़ीसा में है। यहाँ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने देश का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय इनोग्रेट किया है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो पुरी में जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, इसके कैंपस में जो है ये नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल इनोग्रेट किया गया है। तो ये दूसरा है। पहला कहाँ पर है? पहला है आपका मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान। तो ये जो है फर्स्ट स्कूल है इस तरह का आदर्श वेद विद्यालय। जो पहला है वो उज्जैन में है, ये दूसरा खुला है पुरी उड़ीसा में। Who won the USI SPF Lifetime Achievement Award 2022? USI SPF Lifetime Achievement Award 2022 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, शिवनादर। तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी कि USI SPF, इनके द्वारा शिवनादर जो कि फाउंडर हैं SCL के और शिवनादर फाउंडेशन के, तो इनको USI SPF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 के लिए जो है चुना गया है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है और जो फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स हैं उनमें इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। आपको जानना चाहिए USI SPF ये एक बायलैटरल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो रिलेशंस हैं उनको डेवलप करना है। हाल ही हमने पढ़ा था कि शिवनादर जो है फिलैंथ्रोपी के बारे में अगर हम बात करें, भारत में जो सबसे ज़्यादा समाज सेवा के लिए जो डोनेशन देते हैं या फिर चैरिटी देते हैं उसमें टॉप पोजीशन पर हैं। दूसरे नंबर पर अजीम प्रेम जी हैं। The militaries of India and which nation concluded a joint humanitarian assistance exercise Tiger Trimp at India's Eastern Naval Command in विशाखापट्टनम? भारत और किस देश की सेनाओं ने विशाखापट्टनम में भारत की पूर्वी नौसेना कमान में संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प का समापन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको जानना चाहिए टाइगर ट्रम्प ये एक तरह की जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज रही जो कि इंडिया और जो यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्रीज हैं इनके द्वारा भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कंक्लूड हुई है। आपको जानना चाहिए टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज जो हाल ही में विशाखापट्टनम में हुई, ये इस तरह का दूसरा एडिशन था। इससे पहले भारत और यूनाइटेड स्टेट्स नवंबर 2019 में भी इस तरह की एक्सरसाइज कर चुके हैं विशाखापट्टनम में ही। द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अक्टूबर 27। तो आपको जानना चाहिए वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज ये हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम इस बार रहा है एनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटीज। Which week is being commemorated from 24th to 31st October 2022? 24 से 31 अक्टूबर 2022 तक कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक। तो देखिए 24 से 31 अक्टूबर 2022 तक ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक इसका 11th एडिशन मनाया जा रहा है। और किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जा रहा है इस बार? नाइजीरिया के द्वारा। और ऑनलाइन में अबूजा आप सभी जानते हैं नाइजीरियन सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो होस्ट कंट्री याद रखेंगे नाइजीरिया। 2022 में इसका थीम है नर्चरिंग ट्रस्ट अ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इम्पेरेटिव। अच्छा, इसी के साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि 24 से 30
अक्टूबर की अगर हम बात करें तो इस दौरान डिसआर्मामेंट वीक सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस डिसआर्मामेंट कमीशन की स्थापना 1952 में हुई थी, तो उसी को कमेमोरेट किया जाता है इसके तहत। तो 2 वीक हो गए आपके पास, एक तो 24 से 31 अक्टूबर, ये तो हो गया ग्लोबल मीडिया इन्फॉर्मेशन लिटरेसी वीक, और 24 से 30 अक्टूबर ये हो गया डिसआर्मामेंट वीक। इस बार इसका थीम है डिसआर्मामेंट सिक्योरिंग ह्यूमैनिटीज फ्यूचर। व्हाट इज बेस्तु वरस? बेस्तु वरस क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, गुजराती न्यू ईयर। तो आपको जानना चाहिए बेस्तु वरस या फिर गुजराती न्यू ईयर ये दिवाली के अगले दिन सेलिब्रेट किया जाता है, कार्तिक मास की जो प्रतिपदा तिथि होती है उस दिन। इसको वर्षा प्रतिपदा या फिर पड़वा के नाम से भी जानते हैं। गुजरात में काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन क्योंकि 2022 में इस साल हमने देखा कि सोलर एक्लिप्स हो गया अक्टूबर 25 को, तो विक्रम संवत 2079 या फिर गुजराती न्यू ईयर 2022 ये 26 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ। 2022 मेंस वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? 2022 पुरुष विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन बी है, इजराइल। तो आपको जानना चाहिए, बात हो रही है चेस की, तो देखिए 2022 की जो मेंस वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप है जेरूसलम इजराइल में होगी नेक्स्ट मंथ। तो इसलिए चर्चा में है क्योंकि 12 टीम्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, उनमें से भारत भी एक है। भारत के अलावा चाइना, यूएस, नीदरलैंड्स भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। Which state has emerged as the only state which has achieved the target for 2022 quarter first and quarter second for जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन के लिए 2022 फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। तो आपको जानना चाहिए कि यदि हम बात करें जल जीवन मिशन के टारगेट को अचीव करने की, तो 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर रहा, इसमें तमिलनाडु इकलौता स्टेट है जिसने अपने टारगेट को अचीव किया है, और टिल डेट इसने 69.57 लाख हाउस होल्ड्स को टैप कनेक्शंस प्रोवाइड कराए हैं, जो कि जो नेशनल एवरेज है 53.96%, इससे ज़्यादा है। कितना है? 55.63% है तमिलनाडु का, जो अगर हम परसेंटेज देखें वो। आप सभी को जानना चाहिए जल जीवन मिशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को अनाउंस किया गया था। महत्वपूर्ण है ये वाली डेट। तो इसका उद्देश्य क्या है? एवरी रूरल हाउस होल्ड के पास अपना टैप कनेक्शन होना चाहिए 2024 तक। Israel and which country have agreed to establish a permanent maritime border between them? इसराइल और किस देश ने अपने बीच एक स्थायी समुद्री सीमा स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, लेबनान। तो आपको जानना चाहिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा एक संधि कराई गई है या फिर समझौता कराया गया है इसराइल और लेबनान के बीच में, क्योंकि इन दोनों के बीच में मैरीटाइम बॉर्डर पर कुछ तलखी चल रही थी, कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। एक्चुअली डिस्प्यूट जो था ये कैरिश गैस फील्ड को लेकर था, जो कि ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में है। तो यहाँ पर दोनों ही जो इसराइल और लेबनान है, ये दोनों इस पर अपना क्लेम करते हैं कैरिश गैस फील्ड पर, और इसराइल ये कहता है कि ये पूरी तरह से हमारे वाटर टेरिटरी में आती है, इसलिए इस पर किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं हो सकती। खैर, अब इन दोनों के बीच एक संधि करा दी गई है यूएस के द्वारा। Maumulu Caves, located in which state, has made it to the first 100 geological heritage sites listed under International Union of Geological Sciences by UNESCO? किस राज्य में स्थित मावमलुह गुफाओं ने यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ के तहत सूचीबद्ध पहले 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में जगह बनाई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मेघालय। देखिए, आपको जानना चाहिए माउमलुक केव, जिन्हें आप क्रेम मामलुक भी कह सकते हैं, ये मेघालय के ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो यूनेस्को का वन ऑफ द फर्स्ट 100 IUGS यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज जियोलॉजिकल साइट्स इन द वर्ल्ड, इसमें इसने जो है अपनी जगह बनाई है। फर्स्ट 100 जो इस तरह की जियोलॉजिकल साइट्स हैं उनमें। आपको जानना चाहिए कि माउमलुह केव ये 4th लॉन्गेस्ट केव्स हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, और ये फर्स्ट केव हैं जिनको लेफ्टिनेंट यूल द्वारा 1844 में एक्सप्लोर किया गया था।
ये अपने स्टैलेग्माइट फॉर्मेशंस के लिए जानी जाती हैं। Which of the following released a report titled Assessment of Lead Impact on Human and India's Response? निम्नलिखित में से किसने मानव और भारतीय प्रतिक्रिया पर लेड प्रभाव का आकलन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? ऑप्शंस हैं CSIR, WHO, नीति आयोग या फिर बोथ A एंड C। सही आंसर ऑप्शन डी है, बोथ A एंड C। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट में पाया गया है कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट हेल्थ एंड इकोनॉमिक बर्डन है लेड पॉइजनिंग के द्वारा, वो भारत ही सह रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है लेड पॉइजनिंग का वो भारत में ही है। तो देखिए, गवर्नमेंट थिंक टैंक है नीति आयोग और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इनके द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है जिसका टाइटल है असेसमेंट ऑफ लेड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एंड इंडियाज रिस्पॉन्स। इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो एवरेज ब्लड लेड लेवल पाया गया वो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया गया है। 23 राज्य ऐसे हैं जहां पर एवरेज जो ब्लड लेड लेवल है वो 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा है। साथ ही आपको जानना चाहिए, यूनिसेफ की रिपोर्ट में भी ये बताया गया कि जो लेड पॉइजनिंग है उसकी वजह से भारत में की जो GDP है वो कम से कम आप मान के चलिए कि 5% जो है कम हुई भी है। यानी 5% तक रिड्यूस हुई भी है उस वजह से, क्योंकि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है इसके कारण। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन टू इम्प्लीमेंट द एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-2025? किस राज्य की सरकार ने गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020-25 को लागू करने के लिए गिद्ध संरक्षण राज्य स्तरीय समिति का गठन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु है। आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने एक स्टेट लेवल कमेटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन SLCVC को कॉन्स्टिट्यूट किया है ताकि जो भी गवर्नमेंट के अलग अलग विंग्स हैं वो साथ में कोऑर्डिनेट कर सकें और जो 2020-2025 का जो एक्शन प्लान बनाया है वल्चर कंजर्वेशन के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। आपको जानना चाहिए, भारत में 9 स्पीसीज पाई जाती हैं वल्चर की, उनमें से जो 7 हैं ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर नियर थ्रेटन्ड स्टेटस प्राप्त किए हुए हैं अगर हम IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके हिसाब से देखें। हमारी देश में 2015 तक की अगर हम बात करें तो वल्चर की जो पॉपुलेशन है 18,645 है, जबकि 2003 में 40,000 हुआ करती थी। 4th एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप हेल्ड इन विच कंट्री? चौथी एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, इंडोनेशिया है। आपको जानना चाहिए, इंडियन सीनियर्स टीम के जो हेमंत जालान, कमल मुखर्जी, बादल दास, प्रणव बर्धन, सुब्रता शाह, सुकमल दास, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 4th एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप जकार्ता, इंडोनेशिया में। इवेंट याद रखिएगा, 4th एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप कहाँ हुई? जकार्ता, इंडोनेशिया में। भारत ने यहाँ 2 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर जीता, 2 ब्रॉन्ज जीते, यानी कि ओवरऑल 5 मेडल्स जीते हैं। और अगर हम स्पोर्ट्स इवेंट देखें जो हाल ही में जो है कंक्लूड हुए हैं उनकी हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो 4th अंडर 18 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये हाल ही में कुवैत सिटी में हुई है। भारत ने इसमें टॉप किया है, 6 गोल्ड जीते, 11 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, टोटल 24 मेडल्स जीते हैं। अच्छा, इसी के साथ 2022 अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ये हुई है, इसका 5th एडिशन था ये, और ये हुआ आपका पोंटेवेद्रा, स्पेन में। भारत यहाँ पर 9th पोजीशन पर रहा है। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज भारत ने यहाँ पर जीते हैं। अमन सहरावत ने यहाँ पर 57 kg कैटेगरी में गोल्ड जीता। साथ ही ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात आपको जाननी चाहिए। यहाँ पर इंडियन शूटर रुद्रांश बाला साहेब पाटिल ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस की 100 मीटर एयर राइफल इवेंट में। कहाँ हो रही है ये ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप? कायरो, इजिप्ट में। तो इसी के साथ जो ये रुद्रांश पाटिल हैं इन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी अपना टिकट कटा लिया है और इन्होंने अपने गोल्ड मैच में इटली के डेनिलो डेनिस सुलाजो को हराया है। तो ये केवल दूसरे इंडियन हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। इनसे पहले अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2006 में ज़ग्रेब, क्रोएशिया में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स हाल ही में हुए हैं। देखिए, स्पोर्ट्स के जो इवेंट हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग है और कंफ्यूज करने वाले हैं, क्योंकि कभी चलते ही रहते हैं अंडर 18, अंडर 23, फिर उनमें सीनियर, जूनियर, कई सारी कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, तो जितना आप हैंडल कर सकें उतना ही पढ़िएगा इन चीज़ों को।
ऐसा नहीं है कि बहुत ही डीप में निकल गए और केवल इन्हीं के पीछे चले गए। हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए या ना भी आए, ठीक है, तो इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जितना आपको क्लियर दिखे उतना पढ़िए। जैसे हमें दिख रहा है कि ये इवेंट यहाँ हुआ, ठीक है, ज़्यादा प्लेयर के नाम पे नहीं जाना है कि हेमंत जालान किससे संबंधित है या किससे संबंधित है, केवल इवेंट पढ़िए। भारत कौन सी पोजीशन पर रहा ये देखिए। नेटोस स्ट्रीटफास्ट नून एक्सरसाइज हेल्ड इन विच कंट्री? नाटो का स्ट्रीटफास्ट नून अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बेल्जियम। तो देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो, इसने अपना 2 हफ्ते लंबे चलने वाली एक्सरसाइज शुरू की है। इसका नाम है स्ट्रेटफास्ट नून। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि जो भी जो नेटो के मेंबर हैं, तो इनमें जो एयर क्रूज है तो उनको ट्रेन किया जा रहा है कि किस तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स के नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो अभ्यास है ये क्लेन ब्राउजेल एयरबेस बेल्जियम में हुआ है। आपको बता दें, यूरोप में यूनाइटेड स्टेट्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स के 6 एयरबेस हैं, उनमें से एक ये भी है जो बेल्जियम में है। तो इसमें 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 60 एयरक्राफ्ट्स भी शामिल रहे। नेटो के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो, सबसे पहले इसकी जो स्थापना हुई वो 4 अप्रैल 1949 की हुई, जब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी यानी कि वाशिंगटन ट्रीटी जिसे आप कहते हैं, इसको साइन किया गया। अच्छा, इसी ट्रीटी में एक आर्टिकल 5 है, वो क्या कहता है कि नाटो में जितने भी देश शामिल हैं, मान लीजिए उनमें से किसी एक पर भी हमला होता है या फिर उसकी जो टेरिटरी है वो खतरे में आती है, तो सभी जितने भी और मेंबर कंट्रीज़ हैं नेटो के, तो वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे जैसे उन्हीं की टेरिटरी पर हमला हुआ है। यानी कि किसी भी देश की टेरिटरी पर हमला होगा, इसका मतलब कि सबकी टेरिटरी पर हमला हुआ है और सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने उस जो साथी कंट्री है उसका साथ देने के लिए। नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, 30 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, 28 तो यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, यूएस और कनाडा। नेटो का मेन हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जबकि नेटो का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स भी यहीं मॉन्स बेल्जियम में है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज लोकेटेड? लेह लद्दाख। Which state's assembly deputy speaker Anand Mamani died recently? Karnataka. Which country has recently prohibited sale, purchase, transfer of handguns? Canada. Ayodhya Deepotsav has set Guinness World Record by lighting 15.76 lakh diyas on eve of Diwali. Which company has become the first Indian company to post earnings call on Metaverse? Reliance Industries Limited. Following the conclusion of the China Communist Party Congress, who were appointed as the new vice chairman of the Central Military Commission? Answer is He Widong and Zhang Yuxia. तो देखिए, जो ही विदोंग है ये चुने गए हैं, जबकि जो जांग युक्सिया है ये तो पहले से ही थे, इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है। तो 2 हैं यहाँ पर ना, जो वाइस चेयरमैन है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के, ये 2 हैं, 2 लोग हैं दोनों। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेम द फॉर्मर इन्फोसिस प्रेसिडेंट हु हैज जॉइंड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉग्निजेंट अमेरिकाज सिंस 2010। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे फॉल्स ऑन विच डे? एवरी 5 ईयर, एवरी हाफ अ डिकेड। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन लोकेटेड? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इज द रेगुलेटर ऑफ विच कंट्रीज सिक्योरिटी मार्केट्स? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे हमारे यहाँ सेबी है, इस तरह से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ये कहाँ की सिक्योरिटी मार्केट की रेगुलेटर, ये आपको बताना है। पोकली is the famous saltwater resistant variety of which crop endemic to coastal regions of 3 Kerala district? Ernakulam, Thrissur and Alappuzha. Financial Action Task Force and money laundering यानी कि FATF was established by the G7 summit that was held in which city in 1989? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।